Student, good morning everybody. Today I am going to teach you the first poem from Hornbill, a photograph by शर्ली टॉनसन। शर्ली टॉनसन के द्वारा जो पोएम लिखा गया 11th क्लास का, उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो आपको इस दीप ज्योति कोचिंग एकेडमी में मतलब वेलकम करते हैं कि आप लोग आइए और इस चीज़ को देखिए, ठीक है। अगर अच्छा लगेगा तो देखना ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो ये 11th क्लास का पोएम है, ये फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉनसन। शर्ली टॉनसन जो आपको बताया है इसमें, तो सबसे पहले समझिए कि पोएम क्या होता है। पोएम का डिफिनेशन तो पहले जानना ज़रूरी होता है। तो पोएम जो आपका होता है, ये क्या होता है, पोएम डजंट मीन्स व्हाट इज सीम्स। मतलब जो पोएम होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब पोएम कभी भी अपने आप में इनकम्प्लीट होता है। पोएम जो होता है वो कभी दिखता नहीं और जो होता है वो कभी होता नहीं। अगर कोई भी पोएम को ले लीजिए आप, तो जो आपका क्या है, कितना आपका 12 लाइन 6 लाइन मतलब 6 लाइन 8 लाइन में आपका एक पोएम ख़त्म हो जाता है। तो उस पोएम में आप क्या कीजिएगा, कैसे बताइएगा कि वो पोएम से कहना क्या चाह रहा था। तो वो एक पोएट ही उस चीज़ को बता सकता है कि ये पोएम रियल में है क्या, ठीक है। क्योंकि वो किस मूड में, किस फीलिंग के साथ लिखा है, वो उसका मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरीक़े से एक 10th क्लास का हम लोग हेमलॉक ट्री का जब कहानी पढ़ेंगे, मतलब एक पोएम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे पूरा एक पोएम का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है, ठीक है। सेम वहाँ यहाँ पे एक जो पोएट है शर्ली टॉनसन, वो इंग्लैंड के रहने वाली है और उसका जो है अपना हस्बैंड के साथ क्या हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है। अब वो सेपरेट रह रही है। सेपरेट जब रह रही है तो वो 30-40 साल बीत चुका है और अपनी माँ का यहाँ पे वो कहानी लिख रही है। मतलब इस पोएम के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाह रही है। इस पोएम में उसकी माँ जब 12 ईयर की थी उस घटना को पूरा डिस्क्राइब की है। ये पोएम हमारा 3 स्टेजेज में है उसकी पोएट की। तो एक एक चीज़ को हम डिटेल में उस टाइम देखेंगे कि उसकी माँ जो 3 स्टेज में कैसे कैसे क्या क्या ग्रोथ की है, उसके बारे में शर्ली टॉनसन हमको कैसे बताती है। तो शर्ली टॉनसन अपनी ज़िंदगी का जो पल याद करती है 30-40 साल उसकी माँ का गुजरने के बाद, तो वो फोटोग्राफ के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहती है। तो आप लोग जानते हैं कि पोएम जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। इस पोएम मतलब हम इस चैप्टर वीडियो में ये बताना चाह रहे हैं पहली बार कि पोएम का हम हर बार इतना डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पहली बार पढ़ा रहे हैं इसलिए पोएम का हम डिस्क्राइब करें कि व्हाट इज पोएम। पोएम आखिर रियल में होता क्या है, पोएम होता क्या है। तो पोएम अपने आप में एक ट्रांजेंट्री मूवमेंट होता है, अपने आप में एक फीलिंग होता है, अपने आप में एक इमोशन होता है, ठीक है। पोएम का जैसा मूड रहता है, मतलब पोएट का जैसा मूड होता है उस तरीके से वो लिखता है, ठीक है। तो इस पोएम में समझने के पहले आपको बताते हैं कि देखिए एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं। 5th लाइन जो आपका ये फोटोग्राफ का जो 5th लाइन है उसमें बताया, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग निकाले तो देखिए क्या निकलता है। ऑल मतलब सभी, 3 मतलब 3, स्टूड मतलब खड़े थे, स्टिल मतलब शांत, टू स्माइल थ्रू देयर हेयर मतलब उन लोग मुस्कुरा रहे थे कि खड़ा हो करके। क्या मकसद हुआ, कुछ मतलब निकला, कुछ मीनिंग निकला, कुछ भी नहीं निकला। तो इसका जब हम आएंगे इस पोएम में तो बताएंगे कि ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर का मतलब क्या था। क्या पोएस्ट मतलब कवित्री जो थी शर्ली टॉनसन वो क्या बताना चाह रही थी, ठीक है। क्लियर होगा। तो आपको इसके पहले एक देखते हैं कि जो हम लोग मौली धागा बांधते हैं, मेरे पास तो नहीं है, उस मौली धागा में एक पंडित जो था ना, पंडित मौली धागा बांध रहा था और उस टाइम कुछ मंत्र उच्चारण कर रहा था। तो मंत्र उच्चारण क्या कर रहा था, युधिष्ठिरा कन्या मतलब शादी होना, बिहवाते मतलब शादी हो किससे, सहदेव। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब क्या कहना चाह रहे थे वो समझिए कि एक पंडित पढ़ रहा था मंत्र को कि जो क्या युधिष्ठिर जो है ना, युधिष्ठिर
जो 5 भाई थे, मतलब भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर की कन्या सहदेव से शादी की और पत्नी बन गई नकुल का। तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं। तो दूसरा पंडित इसको अपोज किया कि अरे आप क्या मंत्र पढ़ दिए। तो दूसरा पंडित भी विद्वान था, बोला कि आप तो गलत मंत्र पढ़ दिए। तो बोला नहीं, हम सही, उसका मतलब दिखाया। तो मतलब क्या बताया कि युधिष्ठिर जो पर्वतराज, मतलब हिमालय जो जैसे पर्वत का मालिक है, क्या है? मालिक है। उसकी पुत्री जो हुई वो नकुल की, मतलब क्या बनी? नकुल की पत्नी बनी। तो ये पॉसिबल नहीं था, तो कहने का मतलब था कि ये सैनोनाइम्स है, युधिष्ठिर मतलब ये अपने आप में पर्वत थे। पर्वत के राजा के बेटी, मतलब जो मैया पार्वती हुई, उस पार्वती का शादी किससे हुआ? शंकर भगवान से हुआ। बोला हम ये मंत्र को पढ़े थे। बोला ओ, तो गलत, वहाँ पे पोयम यही चीज़ बताता कि देखिए मंत्र कुछ पढ़ा था और यहाँ कुछ हुआ। आप लोग जानते हैं पोयम में इंग्लिश का पढ़ते हैं, संस्कृत का पढ़ते हैं, उर्दू का पढ़ते हैं। तो जितना भी आप आज तक पोयम पढ़े उसका मीनिंग ही नहीं निकाल पाए, ठीक है। जब पोयम का मीनिंग नहीं निकाल पाए तो आप लोग कैसे जानिएगा कि पोयम ये 8 लाइन में 12 लाइन में क्या मैसेज देना चाहता था? कभी भी नहीं समझ पाए। तो आगे बताते हैं कि आगे ये चीज़ बताया, कालिदास एक हमारे क्या हुए? कालिदास एक महान कवि हुए, जिसको इंडिया का मतलब क्या शेक्सपियर कहा जाता था। या फिर आप जानते हैं कालिदास एक अपने आप में एक ड्रामिस्ट थे, अपने आप में एक विद्वान माने जाते थे। तो उस विद्वान का बात को कितना बढ़िया बोला गया है वो चीज़ देखिए। जब कालिदास सबसे पहले कहाँ पे रह रहे थे? राजा भोज के दरबारी कवि में। तो अब राजा भोज का कहाँ था? पहले धार नगरी था। धार नगरी अभी कहाँ हो गया? उज्जैन हो गया। जो दूसरा नाम अभी क्या हो गया? उज्जैन हो गया। तो उज्जैन पहले कभी भारत का राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजधानी हुआ करता था। वो राजधानी था, आज वो क्या हो गया? उज्जैन हो गया, ठीक है। तो उस उज्जैन नगरी में जब कालिदास रह रहे थे, मतलब उस कालिदास जब रह रहे थे, तो राजा भोज एक दिन उसको अपना दरबार में बुलाया और बोले, कालिदास आप बहुत बड़ा कवि हुए मेरे दरबार का, तो मेरे बारे में एक कवि लिखिए, मतलब एक पोयम लिखिए। तो बोलिए कौन सा लिखना है उसके लिए। तो बोला कि सर ये मतलब राजा जी, ये पोयम लिखने का कोई फीलिंग होता है, कोई मूड होता है। ऐसा नहीं कि जब मन किया तब लिख दिया। तुरंत पोयम क्रिएट नहीं होता है, तुरंत जिस तरीक़ा से आप लोग जानते हैं कि एक पोएट जब पोयम लिखता है और उसका जब मीनिंग नहीं निकाल पाता है लोग और जैसे तैसे पढ़ा देगा, तो एक जो पुत्र होता है ना, पुत्र का हत्या करने के बराबर एक पोयम का हत्या होना। मतलब पोयम का मीनिंग नहीं निकाल पाता है जब लोग और जैसे तैसे समझा देगा, तो एक पुत्र का हत्या करने के बराबर एक पोयम का हत्या होता है। तो कालिदास बोले कि अगर हम इस टाइम लिख दें आपको पोयम, तो मैं इस पोयम का अपना सिर्फ बर्बादी नहीं, एक पुत्र का हत्या कर दूंगा, इसलिए पोयम मैं नहीं लिख सकता। तो पोयम लिखना किस पे था? तो राजा भोज बोले थे कि मेरे मरण, मतलब हम मर गए उस पे लिखना। जिस समय हम मरेंगे उस टाइम आप कौन सा कवि लिखिएगा, मतलब कौन सा पोयम लिखिएगा, वो चीज़ को बताइए। तो बोला कि ये तो गलत है राजा, ये तो हो नहीं सकता, मेरे अभी तो फीलिंग नहीं है, कोई मूड नहीं है। तो बोला कि आप मेरे से ही बहस कर रहे हो। तो फिर कालिदास बोले कि देखिए हम लोग तो इस धरती में एक कठपुतली हैं, मरण और जीवन, मतलब मरण और जीवन सब तो भगवान के हाथ में है। वो जैसे चाहता है वैसे हमको क्या है, हम लोग उसके हाथ के कठपुतली हैं। जैसे चाहता है वैसे हमको नचाता है और हम लोग नाचते रहते हैं, ठीक है। जिस तरीक़े से एक जादूगर एक कठपुतली बनाकर आप लोग तो देखते होंगे कि कैसे नचा देता है, ठीक है। जैसे उसको बनाता है वैसे नचा देता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे तुलसीदास अपना बताना चाह रहे थे कि राजा भोज अभी आपका हम ये पोयम नहीं लिख सकते हैं। तो बोला कि राजा भोज बोले कि मेरे ही टुकड़े पे पलने वाले, मतलब मेरे ही टुकड़े पे पल रहे हो और मेरे से ही मुँह लड़ा रहे हो, मेरे से ही मुँह लड़ा रहे हो कि मेरे बारे में तुम पोयम नहीं लिख सकते हो।
तो जाओ तुम यहाँ से, मेरे मतलब इस नगरी से, इस राज नगरी से चले जाओ यहाँ से, और उसको धक्का मारकर वहाँ से निकाल दिया गया। अब क्या करते, कालिदास चले गए एक बाहर, मतलब नगरी के बाहर क्या किए, अपना राज्य के बाहर जाके एक कुटिया में रहने लगे। कुटिया में जब रहने लगे तो 5 साल बाद राजा भोज को एहसास हुआ कि हमको एक बार देखना चाहिए कि वो रियली में इतना महान कवि था या फिर ऐसे लोग उसका तारीफ करते थे। तो वो साधु के वेश में राजा भोज क्या किया, मिलने के लिए चला गया। राजा भोज कुटिया में मिलने के लिए गया और वहाँ पे मिला, जाके गया तो बोला कि अब मतलब कालिदास से बोला कि अब राजा भोज नहीं रहा। तो कालिदास ने उसको साधु के वेश में पहचान नहीं पाए, बोले कि हो सकता है नहीं। तो उसने तब एक बात बोला, मतलब कालिदास ने क्या बात बोला वो चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या बोला, कालिदास के द्वारा लिखा गया, अदाधारा निराधारा, अदाधारा निराधारा, मतलब अदाधारा निराधारा। अब राजा भोज इस दुनिया में मतलब नहीं रहे, अब पूरा ये जो संसार है निराधार हो गया, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं रहा। क्या, जिसका कोई सहायता करने वाला नहीं रहा। ठीक है, दूसरा लाइन लिखे, निरालंबे सरस्वती। अब कोई भी सरस्वती का, ज्ञान का कोई इज्जत नहीं करेगा, कोई भी इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, तीसरा लाइन लिखा, पंडिता खंडिता सर्वे, पंडिता खंडिता सर्वे, मतलब अब हर जगह पंडित और विद्वान का कहीं पे इज्जत नहीं होगा, कहीं में सम्मान नहीं होगा, हर जगह उनका बहिष्कार होगा, मतलब बहिष्कार होगा, लोग उसको इज्जत नहीं करेंगे। और चौथा लाइन लिखे हैं, 4 लाइन में बोले थे, राजा भोज दिव्यंते, मतलब हमें बहुत खेद है कि अब राजा भोज इस धरती पे नहीं रहे। अब जब राजा भोज ही नहीं रहे तो ये संसार जो है पूरा का पूरा क्या हो गया, निरादर हो गया, मतलब अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो ये बात सुनकर राजा भोज को अपने किए हुए कर्मों पे बहुत शर्म आया। बोला, जिस इंसान को मैं 5 साल पहले अपनी नगरी से निकाल दिया था वो इतना अच्छा सोच रखता है, इतना बड़ा बात बोल दिया। तो राजा भोज माफ़ी मांग के गले लगे, बोले कि मैं राजा भोज हूँ, मैं राजा भोज हूँ। तो ये सुनते कालिदास से गले मिले, और गले मिलने के बाद फिर से कालिदास ने वही जो पहले जो लिखे थे सेंटेंस, जो बोले थे 4 लाइन, वही चीज़ को कैसे कन्वर्ट कर दिए, मतलब बदल दिए। कैसे बदल दिए, देखिए यहाँ था ना अदाधारा निराधारा, उसको बदल दिए। क्या बोल दिए, अदाधारा सदाधारा, मतलब अब अदाधारा सदाधारा, मतलब इस संसार में अभी जो है सबका सहायता करने वाले राजा भोज हैं। दूसरा बात लिखे, निराधारा सरस्वती, मतलब हर जगह सरस्वती माँ का मतलब पूजा होगा, मतलब जय जयकार होगा। तीसरा बात फिर वही चीज़ लिखे, पंडिता खंडिता सर्वे को कन्वर्ट कर दिए। कन्वर्ट किस में कर दिए, पंडिता मंडिता सर्वे, मतलब पंडित को दुनिया में, हर विद्वान को हर जगह क्या मिलेगा, इज्जत मिलेगा और उसका नाम होगा, जय जयकार होगा। और चौथा लेख में लिखे तो जो बोले थे राजा भोज दिव्य गते, वो बदल दिए, किस में कन्वर्ट किस में कर दिए, राजा भोज भोगवंते, मतलब राजा भोज अभी इस धरती पे जिंदा हैं और अभी सबका कल्याण होने वाले हैं। क्योंकि राजा जो भोज थे ना, राजा जो भोज थे वो बहुत महान राजा हुए थे। वो हमेशा लोगों को भलाई के बारे में सोचते थे, कभी भी वो किसी का बुराई नहीं किए, जितना भी हो सका वो अपने आप को हेल्प करने में लगा दिए। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे इतना ये क्या था कि पोएम में देखिए क्या बोला था, अदाधारा निराधारा कुछ बोल रहा था और उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा था। तो यही है तो पोएम, यही तो पोएम है। मतलब जैसे अपना 1 मिनट के पीरियड में, 2 मिनट के पीरियड में पोएम को कैसे बदल दिया, मतलब पोएट का मूड कैसे चल, मतलब कालिदास जो शेक्सपियर हुए मतलब भारत के, वो कैसे इसी सेंटेंस को बदल दिए, मतलब कैसे सोच
बदल दिए। समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक पे आते हैं कि ये फोटोग्राफ जो है बाय शर्ली टॉनसन, ये भी हमारा 3 स्टेजेज मतलब 3 स्टेज अपनी माँ का वर्णन किए और 3 स्टांजा में अपनी माँ का पूरा बताया है कहानी। ये कब का है? उसकी माँ जब 12 ईयर की थी और वो समुद्र के बीच में घूमने गई थी अपनी 2 कज़न के साथ। कौन कौन? बीटी एंड डॉली के साथ। तो बीटी एंड डॉली के साथ जब वो घूमने गई है तो उस टाइम जो क्षण बीता हुआ है उसके बारे में वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहती है, क्या बताना चाहती है। ठीक है, उसमें से जो पोइट्स की मदर मतलब शर्ली टॉनसन की जो माँ है वो 12 साल की थी। तो ये पोएम जो लिखा गया होगा, कब लिखा गया? 30-40 साल बाद लिखा गया। 30-40 साल बाद जब लिखा गया इस पोएम को, तो समझिए उस पोइट से पे क्या बीता होगा। तो क्या ये पोइट के जो हुए, जो शर्ली टॉनसन हुए, इसके जन्म के बाद ये कहानी घटा हुआ? नहीं, उस टाइम तो ये जन्म भी नहीं लिए थे। उस टाइम ये जन्म भी नहीं लिए थे। उस टाइम का घटना को ये वर्णन किया है। ठीक है, ओके। तो ये फोटोग्राफ तो वो ली नहीं होगी, फोटोग्राफ तो कोई और लिया होगा, फोटोग्राफ कोई और लिया होगा। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि फोटोग्राफ उस टाइम लिया कौन था। ठीक है, तो 12 साल का एज में था। तो ये पैसेज ऑफ मतलब इस पोएम से माध्यम से हमको समझाना क्या चाह रहा था? ये पोएम कहना चाह रहा था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम या लॉट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्विंग, मतलब समय के साथ साथ बहुत सारा चीज़ का क्या चीज़ होता है? ऑब्जर्विंग किया जाता है ह्यूमन बिगिंस में। जैसे जैसे आदमी का एज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे वो कुछ ना कुछ चेंज होते जाता है, कुछ ना कुछ चेंज होते जाता है। जैसे जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि आप लोग छोटे होंगे, फिर बड़े हुए कुछ सोच आया, कुछ परिवर्तन आया। तो लेकिन यहाँ पे बोलता है कि ह्यूमन बिगिंस बट नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट रिमाइन अनचेंज, मतलब नेचर में कभी भी बदलाव नहीं आता है। 2 साल बाद आप लोग बदल जाइएगा, थोड़ा बड़ा हो जाइएगा, कुछ और हो जाइएगा, जॉब हो जाएगा, थिंकिंग बदल जाएगा, अपने आप को पावरफुल समझने लगेगा, लेकिन नेचर कभी भी नहीं बदलता। जैसे में आप लोग शहर में जब चले जाते हैं तो 2 साल बाद जब गांव रिटर्न करते हैं तो बोलते हैं ओ आज भी वो घर वैसा ही है, ये वो रोड वैसा ही, मतलब कोई चेंज नहीं है। मतलब नेचर के साथ चेंज नहीं हुआ, लेकिन आदमी मतलब ह्यूमन बिगिंस के साथ चेंजेज आता है। अरे वो बदल गया, वो IAS बन गया, वो अफसर बन गया, इस तरीक़े से हमारा बदलाव आने लगता है। ठीक है, तो वही कहता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन अनचेंज फॉर या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समय कितना भी बीत जाए, कभी समय कितना भी बीत जाए मतलब, लेकिन नेचर अनचेंज होता है। कल जो समुद्र था, जो कल कहीं पे समुद्र था या फिर आपके घर के बगल में जो कल तालाब था, नदी था, वो आज चेंज नहीं हो गया होगा, वो चेंज नहीं हो गया होगा, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग ज़रूर चेंज हो गए होंगे, वहाँ के रहने वाले घर में कुछ ज़रूर चेंज हो गया होगा, लेकिन नेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ होगा। तो यही पैसेज ये फोटोग्राफ के माध्यम से शर्ली टॉनसन बताना चाहते हैं कि विथ पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन एजिंग इज चेंजेज, मतलब ह्यूमन का एज का चेंज होना ज़रूरी है, मतलब चेंज तो हो जाएगा, बट नेचर इज नेवर चेंज, नेचर में कोई भी बदलाव नहीं आता। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, एज का होना एक नेचुरल प्रोसेस है, एज का होना नेचुरल प्रोसेस है। एंड डेथ इज ए इंटरनल ऑफ ए मॉर्टल, और मौत का होना भी एक स्वाभाविक है, मौत का होना भी एक स्वाभाविक है, क्योंकि मौत नहीं, इंसान जो इस धरती पे जितना भी जीव आया है सब क्या होगा, एक दिन मरेगा ही मरेगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपको पोएम समझ में आया होगा कि मतलब मैं पोएम अभी लिखा नहीं, अब आपको पोएम का सेंट्रल मीनिंग बताने जा रहे हैं कि पोएम का सेंट्रल मीनिंग क्या था। ओके, तो अभी आप लोग बात कर रहे थे पूरा पोएम का, तो सेंट्रल आइडिया ये फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉनसन का देखते हैं कि इस पोएम हमको क्या बताना चाह रहा था। तो सेंट्रल आइडिया अगर जब समझ जाएंगे तो आप पूरा पोएम को ही समझ जाइएगा। ठीक है, तो पहले आज सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। तो कहता है इन द पोएम ये फोटोग्राफ द पोएटेस शर्ली टॉनसन डिपिक्टेड द 3 डिफरेंट फेजेस ऑफ हर मदर लाइफ, मतलब इस पोएम में
जो पोएट है शर्ली टॉनसन है, वो अपनी माँ का 3 स्टेज का वर्णन किए। किसमें? 3 स्टेज में वर्णन किए। 3 तो बोलती है कि डिफरेंट पासेस ऑफ द लाइफ, मतलब उसकी माँ का 3 स्टेज कैसे गुजरा है उसके बारे में वो बताना चाह रही थी। आगे वो हर द फोटोग्राफ रेफर्स टू फोटोग्राफ ऑफ पोएटेस मदर, मतलब ये जो फोटोग्राफ, जो ये चैप्टर जो है, ये फोटोग्राफ जो पोएम है, ये किसके बारे में लिखा गया? पोएटेस की मदर के बारे में लिखा गया। किसके बारे में? कवित्री की माँ के बारे में लिखा गया। ठीक है, ये ऐसा मत सोचेगा कि फोटोग्राफ जो चैप्टर लिया गया वो शर्ली टॉनसन अपने बारे में लिखी, अपने बारे में नहीं लिखी, क्योंकि वो तो जिस समय ये फोटोग्राफ का बात करी उसकी माँ 12 ईयर की थी, तो ये धरती पे आई थी कि नहीं आई थी ये तो पता भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ का जो बात हो रहा है ये पोएट की मदर का हो रहा है। किसका? पोएटेस्ट मदर का, मतलब पोएट की माँ की हो रहा है, मतलब पोएट की कवित्री की माँ का हो रहा है। तो कहता है इन दिस फर्स्ट स्टेज, मतलब फर्स्ट स्टेज में वो क्या वर्णन किए? पोएटेस्ट हैज डिपिक्टेड द ग्लोरियस चाइल्डहुड ऑफ हर मदर, अपनी माँ का बचपन का दिन का बारे में बताना चाहती है। ग्लोरियस, देखिए बचपन में कोई भी इंसान का कोई भी टेंशन नहीं होता, तो वो चिंता से मुक्त होता है, उस टाइम वो शानदार जिंदगी जीता है, एकदम पूरा खुशी का जिंदगी। तो वही तो लिखा है ग्लोरियस चाइल्डहुड, मतलब शानदार जिंदगी जी है। और कहता वेन शी वेंट टू सी बीच, कब का ये फोटोग्राफ है? जब वो समुद्र के किनारे गई थी। कब? समुद्र के किनारे गई, मतलब कब? सी के बीच में घूमने गई है। किसके साथ? स्पेंड हर हॉलीडे, कब गई? उसकी जब हॉलीडे होता है, तो आप लोग का भी हॉलीडे होता है तो कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। सेम यहाँ पे पोएटेस की जो मदर है वो भी कहाँ गई है? सी के बीच में गई है घूमने के लिए। कहाँ गई है? सी के बीच में घूमने गई है, स्पेंड करने गई है अपना हॉलीडे को। एलोंग विथ हर कजन, मतलब 2 बहन के साथ, 2 कजन के साथ। कौन कौन? बीटी एंड डॉली। देखिए कौन कौन? बीटी एंड डॉली, बीटी एंड डॉली के साथ गई है। किसके साथ गई है? बीटी एंड डॉली के साथ गई है। तो बोलते इन दिस सेकेंड स्टांजा द पोएटेस मदर हैज बीन डिस्क्राइब एज मिडिल एज ऑफ वुमन, मतलब सेकेंड स्टांजा में, मतलब सेकेंड स्टेज में अपनी माँ का क्या किया? एक मतलब वुमन का रूप बताइए कि एक जब बच्ची थी उस टाइम का स्टेज कुछ और था, और अब एक औरत बन गई तो उसका एक स्टेज और क्या होता है। तो वही अपनी सेकेंड स्टेज में अपनी माँ का वो क्या बताइए? सेकेंड स्टेज में एक वुमन का बताइए। मतलब वुमन कब होती है? जब वो सेकेंड स्टेज में आती है, मतलब एवब 16 ईयर्स, मतलब 16 साल से बड़ी होगी तभी तो उसका सेकेंड स्टेज आया होगा। मतलब एक वुमन बनने का मतलब उसके 18 साल, आप लोग जानते हैं 18 साल के बाद शादी होता है एक वुमन का। तो वो वुमन कब बनी होगी? शादी होने के बाद ही वुमन बनती है, उसके पहले वो गर्ल्स कहलाती है या लड़की कहलाती है। क्लियर है? तो जब ये वुमन का बात करेगी तो समझ लीजिए कब का? वो एवब 18 ईयर, मतलब 18 साल के ऊपर का एज बात कर रही होगी। इनका मतलब हु लाव्स टू द सी हर स्नैपशॉट रिमेनिंग ऑफ द ग्लोरियस बाय गोन डेज, वो अपने बीते हुए दिन को याद करती है, अपने बीते हुए दिन का फोटो देखकर याद करते। आप लोग भी देखते होंगे, जब बचपन का फोटो देखते हैं तो देख के सबको हंसता है। आप लोग क्या सभी को हंसता है? हम लोग भी अपना फोटो देखकर बचपन का दिन हंसते हैं। ठीक है, और गॉन डेज एंड हर कहता फनी ड्रेसेस, क्योंकि बचपन में अभी तो जैसे तैसे ड्रेस पहन के रहते हैं, पता नहीं किधर से क्या, किधर बाल बिखरा हुआ है, किधर क्या हुआ है, उस स्टेज को बताइए। ठीक है, अभी जब मैच्योर स्टेज में जब आता है इंसान तो देखते होंगे अपने ढंग से कपड़ा पहनना सीख जाता है, लेकिन बचपन में कौन सा ड्रेस का मतलब बात करते हैं? क्या कपड़ा पहने वो भी नहीं पता, कैसे पहने वो भी नहीं पता। ठीक है, तो बचपन के दिन फोटो देख के हर कोई हंसता है। आप लोग भी हंसते हैं, हम लोग भी हंसते हैं, हर कोई, आपके मम्मी पापा भी हंसते होंगे। क्लियर है? तो यही तो बोलता है कि फनी ड्रेसेस, मतलब वो अपनी फनी ड्रेस को लेकर हंसती है। मतलब जो उस टाइम जो मतलब पोएट की माँ जो कपड़ा पहनी होगी उस चीज़ को देखकर हंसती है। ठीक है, आगे बोलता है कि इन दिस थर्ड स्टेज, मतलब तीसरा स्टेज में क्या बोलती है? थर्ड स्टेज में द पोएटेस रिमेंबर हर मदर विथ द लवली हार्ट बिकॉज ऑफ दैट शी हैज़ नो मोर अलाइव। अब थर्ड स्टेज में थोड़ा सॉरोफुल आता है, पेनफुल आता है। क्यों? क्योंकि कभी जो पोएटेस्ट है शर्ली टॉनसन है, वो अपनी थर्ड स्टेज में अपनी माँ को याद करती है, रिमेंबरिंग करके,
मतलब शांत हो जाती है और उस पल को याद करके अपने आप को दुखी महसूस करती है, क्योंकि उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही। तो हर्ट से, दिल से जब इंसान जिंदा रहता है तब तो कोई इंसान किसी को कदर नहीं करता है, लेकिन वो इंसान जब गुजर जाता है तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, याद करते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ बात नहीं था। पोएट की मदर मतलब गुजर चुकी है और पोएटेस्ट मतलब शर्ली टॉनसन है, क्या करती है, याद करती है। ठीक है, अपनी माँ को याद करके उस फोटो को देख करके रोती है, समझती है और याद करती है। तभी जब वो फोटो देखती है तब ये पोएम उसके दिमाग में क्रिएट होता है। मतलब क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग आया, एक इमोशन आया। ठीक है, क्लियर। तो द थर्ड स्टेज रेफर टू डेथ ऑफ पोएटेस मदर, क्योंकि थर्ड स्टेज में पूरा पोएट की जो है शर्ली टॉनसन की माँ गुजर चुकी रहती है, मतलब अब धरती पे नहीं रहती है। ठीक है, इस दुनिया से जा चुकी होती है, इसीलिए पोएट पूरा क्या होती है, शांत होती है। एंड कहता थ्रू दिस पोएम द पोएटेस्ट गिवन या मैसेज, इस मतलब मैसेज हमको क्या बताना चाहती, इस पोएम के माध्यम से मैसेज पोएटेस्ट हमको क्या देना चाहती, वो चीज़ को देखिए। तो इन दिस कहता थ्रू दिस पोएम द पोएटेस्ट गिवन या मैसेज दैट लॉट ऑफ चेंजेज ऑब्जर्व इन दैट ह्यूमन बीइंग्स। आदमी मतलब ह्यूमन के लाइफ में बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेज आते हैं। क्या आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बट कहता नेचर एंड हर ऑब्जेक्ट आर रिमेन अनचेंज, लेकिन नेचर जो प्राकृतिक है वो आज भी अनचेंज रहता है। एंड कहता लॉन्ग पीरियड हो, समय गुजरता जाएगा, हम लोग भी गुजर जाएंगे, लेकिन जहाँ पे कल समुद्र है वो समुद्र वहीं के वहीं रहेगा। हमारे आने वाला जनरेशन को उसको देखेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, तो इस पैसेज मतलब इस पोएम के माध्यम से हमको क्या बताना चाहती है पोएटेस्ट के, समय का काल जो है वो चलता रहेगा, आदमी का एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड डेथ इज ए नेचुरल प्रोसेस। जो इस धरती पे आया है वो तो एक दिन जाना ही जाना है, चाहे वो कोई पहले चले जाए, कोई बाद में चले जाए, कोई मतलब बहुत किसी का एज आप देखते होंगे 20 साल में, 25 साल में, 50 साल में कोई मर जाता है, कोई 100 साल में भी मरता है। तो वही बताना चाह रहे, लेकिन नेचुरल कभी भी मरता नहीं, नेचुरल जैसे होता है वैसे हमेशा रहता है। ठीक है, तो इसमें अभी तो हम लोग सेंट्रल आइडिया देखे हैं, अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे उसमें पूरा पोएम को देखेंगे। क्या करेंगे, पूरा पोएम को देखेंगे और एक एक पोएम का एक एक लाइन का देखेंगे। आप लोग के पास अगर बुक होगा तो बुक लेके बैठिएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक एक लाइन का मतलब बताएंगे और कौन सा क्वेश्चन किस में आया हुआ है और कैसे आता है। एक एक लाइन जो लिखा हुआ है ना, जैसे मैं 5 लाइन है, जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके, मतलब प्रीवियस मतलब स्लाइड में बता चुके थे कि 5वां जो लाइन था उसमें पोएटेस्ट की माँ 3 सहेली की मतलब 3 लोग समुद्र के सामने मतलब गई है घूमने के लिए, तो अपना हंसती है, तो किस बात का हंसती, उसका मतलब निकालेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर मैं बढ़िया आप लोग को कंटेंट दे रहा हूँ, आप लोग को अगर लग रहा है तो ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा बहुत छोटा छोटा है, प्लस में मेरे पास कुछ कमी है मतलब डिजिटल बोर्ड का, इसलिए नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग को ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, उसके बाद एक एक चीज़ को लिख लीजिए, और नहीं तो हम लोग को आप बोलिएगा तो वीडियो के साथ साथ हम फोटो भी चढ़ा देंगे खींच के, ताकि आप लोग इस चीज़ को लिख सकें। ठीक है, इसी पोएम को मतलब ये फोटोग्राफ का सेकेंड वीडियो में आप लोग को जो 3 स्टेज का पोएम है, मतलब 3 स्टांजा में जो लिखा गया है उसका एक एक लाइन को डिस्क्राइब करेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। आप लोग को आज तक जो भी टीचर पढ़ाया होगा, कभी भी एक पोएम से 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं डिस्क्राइब करें, लेकिन मैं दावा करता हूँ आप लोग को कि मैं 20 से 25 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा इससे, और एक एक क्वेश्चन एक एक वर्ड का मतलब निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, जिससे आपका एग्जाम में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाला है, ये मेरा गारंटी। ठीक है, इतना आज के लिए, थैंक यू।